ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 300 का नाम है ऑडिट प्लानिंग इन ऑडिट ऑफ एफएस, प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस। तो ऐसे 300 पहले तो बात करता है ऑडिट प्लानिंग के मीनिंग की। ऑडिट प्लानिंग का मीनिंग है ऐसे 300 में ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको हर ऑडिट में प्लानिंग करके चलनी है। प्लानिंग जो है आपकी नॉट अ डिस्क्रीट फेस, ये कोई फिक्स्ड नहीं है, ठीक है। रैदर ये क्या है, कॉन्टिन्यूअली इटरेटिव, यानी कि फ्लक्चुएट होती चली जाएगी आपकी जजमेंट बेस। उसके बाद है ऑडिट जो प्लानिंग में हेल्प करता है आपका इफेक्टिव ऑडिट या एफिशिएंट या टाइमली मैनर पे आपकी ऑडिट खत्म हो जाए, ऑडिट प्लानिंग उसमें हेल्प करती है। प्लानिंग हमेशा, चौथा पॉइंट है प्लानिंग हमेशा क्लाइंट के बिजनेस के हिसाब से आपको करनी है और प्लानिंग को आपने रिवाइज करते चले जाना है। जल्दी से 5 पॉइंट आप बोलोगे ऑडिट प्लानिंग का मीनिंग। पहला पॉइंट ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। पॉइंट नंबर 2 कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है ना कि डिस्क्रीट फेस है। पॉइंट नंबर 3 इफेक्टिव या एफिशिएंट या टाइमली मैनर पे आप ऑडिट खत्म कर सकते हो। पॉइंट नंबर 4 नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस के हिसाब से आप लोग प्लान बनाओगे। पॉइंट नंबर 5 रिवाइज करोगे जैसे ही जरूरत पड़ेगी। हम रिवीजन आज ऐसे ही करने वाले हैं, एक बार मैं बोलूंगा एक बार आप बोलोगे, शायद बीच में से मैं एक बंदे से भी पूछ सकता हूं, तो थोड़ी सी कंसंट्रेशन लेवल आपको हाई रखना है। उसके बाद ऑडिट प्लानिंग में 5 पॉइंट पढ़ लिए, कह रहे हैं ये पॉइंट भी ध्यान में रख लेना। कंपनी का क्लाइंट का अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल, उसकी अकाउंटिंग पॉलिसी को ध्यान में रख के प्लान बनाना। पॉइंट नंबर 2 कितना उसके इंटरनल कंट्रोल के ऊपर आपको रिलायंस या विश्वास रखना है, उस चीज को भी ध्यान रखना। एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर को और कोऑर्डिनेटिंग को। 4 पॉइंट और क्या क्या है, पहला नॉलेज ऑफ कंपनी के अकाउंट सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल या अकाउंटिंग पॉलिसीज। दूसरा कितना रिलायंस आपको प्लेस करना है कंपनी के इंटरनल कंट्रोल के ऊपर, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर और कोऑर्डिनेटिंग। अगर मैं कहूं टोटल ऑडिट प्लानिंग के 9 पॉइंट बन गए, ऊपर वाले मीनिंग को और ये वाले 4 को बना के 9 पॉइंट। ध्यान देना, मैं कोई 5-6 बोलूंगा, बाकी आप लोग मुझे बताना। सबसे पहला था ऑडिटर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ठीक बोले। दूसरा है डिस्क्रीट फेस नहीं है, क्या है ये, कंटिन्यू या इटरेटिव प्रोसेस है। पॉइंट नंबर 3 मैं बीच बीच में से बोल देता हूं, ठीक है। एंटी ऑफ प्रोसीजर भी लगता है, ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग भी लगती है, नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस भी लगता है, 5 हो गए। नॉलेज ऑफ कंपनी का अकाउंटिंग सिस्टम, इंटरनल कंट्रोल या फिर अकाउंटिंग पॉलिसीज, 6 हो गए। बाकी हेल्प करो। एफिशिएंट एंड इफेक्टिव और टाइमली मैनर पे ऑडिट हो सकती है, 7 हो गए। रिवाइज कर सकते हो जैसे जरूरत पड़ेगी। अगला एक रह गया, हो गया था ये रिलायंस वाला पॉइंट रह गया था, रिलायंस टू बी प्लेस्ड ऑन कंपनीज इंटरनल कंट्रोल। ये था ऑडिट प्लानिंग का मीनिंग। स्टैंडर्ड कौन सा लगता है, 300। उसके बाद प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, हाँ ये वही क्वेश्चन है जो अभी हमने 2-3 मिनट पहले, कईयों का इसने विश्वास जगाया तो कईयों का इसने विश्वास या कॉन्फिडेंस गिराया, लेकिन आपको कहीं ना कहीं एक रियलिटी बताई इस क्वेश्चन ने कि अभी आप किस लेवल पे हो। अभी आप सिर्फ क्लास लेवल पे हो, होमवर्क तो कर ही नहीं रहे, इसलिए आप लिख नहीं पाए। प्रीलिमिनरी एक्टिविटीज प्लानिंग में टोटल 3 पॉइंट, 220 के 2, 210 का 1। 210 का 1 पहले लिख दो, क्या था, एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट। 220 में एथिकल रिक्वायरमेंट था और एक था कॉन्टिन्यूस एंड एक्सेप्टेंस ऑफ क्लाइंट रिलेशनशिप। तो इनको भी आप प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में फॉलो करो। और इसके अंदर की पहली पैट लाइन लिखनी थी एट द बिगिनिंग। प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी कब फॉलो करनी होती है, एट द बिगिनिंग। क्या क्या, 210 में एग्रीइंग द टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट देख लो कंप्लाई है कि नहीं, 220 में एथिकल रिक्वायरमेंट और 220 में कॉन्टिन्यूस या एक्सेप्टेंस। मुझे अब आप लोग बताओ, कॉन्टिन्यूस स्टार्टिंग के लिए होता है कि न्यू ओल्ड के लिए, कॉन्टिन्यूस ओल्ड के लिए, न्यू के लिए क्या होता है फिर एक्सेप्टेंस। उसके बाद बेनिफिट्स या इंपॉर्टेंस ऑफ प्लानिंग। ऐसा एक टॉपिक ऑडिट स्ट्रेटेजी में भी था, हेल्पफुल या असिस्टेंस या इंपॉर्टेंस ऑफ स्ट्रेटेजी, तो प्लानिंग में भी है। उसमें आपके पास मेमोरी टेक्निक होती थी डैड के टाइम में, तो यानी ये आपको ऐसे याद रखना पड़ेगा। इसका पहला पॉइंट अगर आपको याद आ जाए फिर आपको याद आ जाएगा। पहला पॉइंट था अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज, अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। दूसरा रिजोल्व द पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन टाइम। तीसरा था मैनेजिंग वाला, मैनेजिंग या डायरेक्शंस, ऑर्गेनाइज या मैनेज इन इफेक्टिव एंड एफिशिएंट मैनर। सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम, डायरेक्शन एंड सुपरविजन ऑफ एंगेजमेंट टीम, और लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग। कितने पॉइंट हुए टोटल, 6। पहला पॉइंट अटेंशन टू इंपॉर्टेंट एरियाज। पॉइंट नंबर 2 रिजोल्व पोटेंशियल प्रॉब्लम ऑन टाइमली बेसिस। 3 ऑर्गेनाइज या मैनेज इन इफेक्टिव या एफिशिएंट मैनर। 3 हो गए। 6वां बोलो, कोऑर्डिनेशन। 5वां डायरेक्शन एंड सुपरविजन
एंगेजमेंट टीम, उससे ऊपर सिलेक्शन ऑफ एंगेजमेंट टीम। टॉपिक क्या था? बेनिफिट। इसके बाद नीचे कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। कॉन्टिन्यूस प्रोसेस वाले में कुछ बहुत वो नहीं है। सबसे पहले तो वही बोला गया कि ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है जो पिछली ऑडिट के बाद खत्म, मतलब जहां से शुरू होता है करंट ऑडिट तक चलता रहेगा। यानी कि जो प्लानिंग है वन टाइम प्रोसेस है कि थ्रू आउट द प्रोसेस है? थ्रू आउट द प्रोसेस है। दूसरे में बोला कि आपको सारी एक्टिविटीज की प्रोसीजर की टाइमिंग ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है। जैसे कि पहले जर्नल वाउचिंग वगैरह कर लो, बाद में आप लेजर स्क्रूटनी करो। फिर उसके बाद बोल रहे थे फॉर एग्जांपल प्लानिंग इंक्लूड द नीड टू कंसीडर प्रायर टू ऑडिटर्स आइडेंटिफिकेशन एंड असेसमेंट ऑफ फ्रॉम सच मैटर्स। यानी कि रैप करने से पहले, रैप होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी कि रोमम पहचानना, उससे पहले आप क्या क्या मैटर ध्यान में रखो, क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लगाना है, यानी कि ट्रेंड एनालिसिस कैसे चेक करना है, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है आपकी, मटेरियलिटी लेवल, एक्सपर्ट आपको अपॉइंट करने के नहीं, अदर रैप। टोटल 5 पॉइंट थे। एनालिटिकल प्रोसीजर, ठीक है, उसके बाद लीगल और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, मटेरियलिटी लेवल, एक्सपर्ट्स की अपॉइंटमेंट, और लास्ट आपके पास था अदर रैप आपको फॉलो करने हैं कि नहीं करने। इसके बाद का टॉपिक था डेवलपमेंट ऑफ ऑडिट प्लान। बहुत ही आसान टॉपिक और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक का नेम क्या है? इसके दो पार्ट्स, पहला डिस्क्रिप्शन, दूसरा नॉलेज ऑफ क्लाइंट बिजनेस का पहला एस्से 315 की बात करता है, जिसमें वो पहले बोलता था ये बड़ा जरूरी है। फिर 315 में कहता है क्या क्या नॉलेज है। सबसे पहले आपके पास आता है रेलिवेंट इंडस्ट्रीज, दूसरा आपके पास आता है नेचर ऑफ एंटिटी, उसके ऑपरेशंस, उसकी ओनरशिप, उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसकी इन्वेस्टमेंट या फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, ऑब्जेक्टिव्स, स्ट्रेटजीज, अकाउंटिंग पॉलिसीज और अकाउंटिंग पॉलिसीज अप्लाइड कंसिस्टेंटली। टॉपिक क्या था ये? डेवलपमेंट का नॉलेज ऑफ ऑडिट। दूसरा क्या था फिर? डिस्क्रिप्शन। डिस्क्रिप्शन में आपके पास क्या था? एंटी ऑफ रैप 315 ऐसी आवाज निकलनी चाहिए। डिस्क्रिप्शन में पहला एंटी ऑफ एस से 300, दूसरा एंटी ऑफ एस से 300, तीसरा अदर रैप, और चौथे में था ऑडिट स्ट्रेटेजी। ऑडिट प्लानिंग इज मोर डिटेल्ड देन द ऑडिट स्ट्रेटेजी। टॉपिक का नेम क्या था? प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटी में कौन से 4 पॉइंट आते थे? 3 आते थे। कौन कौन से? 2 एस्से, 220 के। अच्छा, बेनिफिट ऑफ ऑडिट प्लानिंग में टोटल कितने पॉइंट्स थे? चौथा बता सकते हो? सिलेक्शन ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट टीम, गुड वन। चलो, उसके बाद आपके पास है चेंजेस टू प्लानिंग डिसीजन ड्यूरिंग। अगर आपको ऑडिट प्लानिंग को चेंज करना पड़े, सबसे पहले थे एज नेसेसरी, ये बड़ा मुश्किल था, देखो ये मैंने बता दिया। जब आपको जरूरत पड़े तब आप ऑडिट प्लान चेंज कर लेना, है ना, मुश्किल वाला मैंने। उसके बाद है 3 रीजन, अनएक्सपेक्टेड इवेंट हो रहा है, चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो रही है, तीसरा कोई एडिशनल ऑडिट एविडेंसेस आपको मिले तब भी क्या करना पड़ेगा? क्या रिवाइज करना पड़ेगा? ऑडिट प्लान की ऑडिट स्ट्रेटेजी प्लान, क्योंकि प्लानिंग का टॉपिक चल रहा है। कौन से 3 रीजन है? पहला एडिशनल ऑडिट एविडेंस मिलते हैं तो आपको अपना एनटीई वगैरह चेंज करना पड़ेगा। और तीसरे पॉइंट में बोला गया अगर इन्फॉर्मेशन प्लानिंग के टाइम पे और परफॉर्मेंस के टाइम पे डिफर है, सिग्निफिकेंटली डिफर है, तब भी आपको ऑडिट प्लान अपना चेंज करना पड़ सकता है। उसके बाद है डायरेक्शन वाले पॉइंट। डायरेक्शन वाले में मेन था आपके पास ऐसे 300 कहता है कि ऑडिट एंगेजमेंट टीम मेंबर को डीएसआर करके चलना, डायरेक्ट सुपरवाइजरी रिव्यू करके चलना। इसके कुछ फैक्टर्स थे, किस किस हिसाब से आपने मतलब कि डायरेक्शन सुपरविजन रिव्यू वगैरह करना है। इसके फैक्टर थे साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, ये आपका डिपेंड करेगा, एरिया ऑफ ऑडिट, ठीक है। उसके बाद कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस ऑफ टीम मेंबर या फिर असेस्ड रोमम। क्या क्या 4 फैक्टर्स हैं फिर से? साइज एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एंटिटी, पॉइंट नंबर 2 एरिया ऑफ ऑडिट, पॉइंट नंबर 3 कैपेबिलिटी ऑफ टीम मेंबर, और पॉइंट नंबर 4 असेस्ड रोमम। उसके बाद है डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन में सारा कुछ आप ऑडिटर क्या है, जो भी कुछ है अपने डॉक्यूमेंट्स बना के चलेगा। क्या क्या चीज को वो डॉक्यूमेंट बना के चलेगा? उसने क्या ऑडिट स्ट्रेटेजी बनाई, क्या ऑडिट प्लान किया, क्या उनमें चेंजेस आई, किन किन चीज की ऑडिटर ने डॉक्यूमेंटेशन करनी है। डॉक्यूमेंटेशन ऑडिटर के लिए होती है कि क्लाइंट के लिए? ऑडिटर के लिए। उसके खुद के वर्किंग पेपर क्लाइंट को दे सकता है कि नहीं दे सकता, उसकी अपनी मर्जी है। क्या वो बाउंड है देने के लिए? पेपर में ये क्वेश्चन 2-3 बार आ चुका है, क्या वो बाउंड है देने के लिए, क्या उसकी डिस्क्रिप्शन है? यस। उसके बाद और क्या डॉक्यूमेंटेशन करेगा? रिकॉर्ड ऑफ द की डिसीजन। ये
पॉइंट आपके पास है पॉइंट टू बी रिमेंबर, ये ऊपर के साथ ही चला रहा है एबीसी के साथ ही, आप इसको फ्लो में डी पढ़ो बस, ये कुछ और चीज नहीं है। आपके पास पेपर में थोड़ी क्वेश्चन आएगा डॉक्यूमेंटेशन के अदर पॉइंट टू बी रिमेंबर में हमें बताना, ये सारा डॉक्यूमेंटेशन का ही पॉइंट है। क्या की डॉक्यूमेंटेशन रखनी है अपने, ऑडिट स्ट्रेटजी की, ऑडिट प्लानिंग की, क्या हमारी चेंजेस हुए थे, उसके बाद आपने क्या की डिसीजन लिए थे उसको रिकॉर्ड कर लेना, अपने सारे एंटी ऑफ रैप एंटी ऑफ ऐप को रिकॉर्ड कर लेना, रिकॉर्ड ऑफ प्रॉपर प्लानिंग या ऑडिट प्रोसीजर को, या कुछ भी सिग्निफिकेंट चेंजेस हुए थे सभी की आपने डॉक्यूमेंटेशन रखनी है। एग्जाम्पल आपको यहाँ पे बड़े सारे दिए हुए थे, इसके अलावा आप और भी बड़ा कुछ लिख सकते हो। कंपनी के साथ मैनेजमेंट के साथ मीटिंग हुई, मैंने मैनेजमेंट से इतने एविडेंसेस लिए, उनकी बैंक स्टेटमेंट ली, उनके मिनट बुक लिए, उनका एमओए चेक किया, ये सारी चीजें थी आपके पास। उसके बाद टॉपिक था प्लानिंग एक्टिविटी। प्लानिंग एक्टिविटी में था एस्टैब्लिशिंग द ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी, और उसके अंदर था ओवरऑल ऑडिट स्ट्रेटजी के अंदर आपके पास केयर फैक्टर्स आए थे। केयर फैक्टर में था पहला आइडेंटिफिकेशन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेज, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, सी से, ए से रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, सी ए हो गया, आर से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, सी ए आर ई, एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, केयर फैक्टर्स, कुछ सिग्निफिकेंट फैक्टर्स है उसको भी आप कंसीडर करके चलोगे। कब ये बताओ ना, जब हाँ तब ध्यान में रखोगे वाइल एस्टैब्लिशिंग द ऑडिट स्ट्रेटेजी, वाइल एस्टैब्लिशिंग द, फिर से एक बार बोलो, कौन से 5 पॉइंट को ध्यान में रखेंगे, मेमोरी टेक्निक, केयर फैक्टर, सी से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, पॉइंट नंबर 2 ए से रिजल्ट ऑफ प्रीलिमिनरी एंगेजमेंट एक्टिविटीज, आर से रिपोर्टिंग ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, ई से एंटी ऑफ ऑडिट प्रोसीजर, फैक्टर सिग्निफिकेंट फैक्टर्स उसको भी कंसीडर करके चलोगे। उसके बाद दूसरा था डेवलपिंग द ऑडिट प्लान, सेम है, डेवलपिंग द ऑडिट प्लान में एंटी ऑफ रैप 315, एंटी ऑफ फैप 330, अदर रैप। चलो जी, इसी के साथ आपका ऑडिट प्लान खत्म होता है। फिर आता है ओवरऑल प्लान। ओवरऑल प्लान में सबसे पहले 2-3 चीजें थी, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट, स्कोप लिमिटेशंस, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, नेचर एंड टाइमिंग ऑफ रिपोर्ट। फिर आपके पास आते थे 4 अदर ऑडिटर्स, इंटरनल ऑडिटर्स, ऑडिटर एक्सपर्ट या जॉइंट ऑडिटर, ये 4 आ जाते थे। अकाउंटिंग पॉलिसी क्या आपने अप्लाई की, मेटीरियलिटी लेवल क्या सेट किया, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज क्या है आपकी, क्या एविडेंसेस ऑब्टेन मिले, और लास्ट में कोऑर्डिनेटिंग। क्या मुझे आप लोग 8-9 खुद बोल सकते हो, बोलो जल्दी से, पहले 4 वही बोल दो। चलो, टर्म्स ऑफ ऑडिट एंगेजमेंट हो गया, लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट या स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट, इंटरनल ऑडिटर, जॉइंट ऑडिटर्स, ऑडिटर्स एक्सपर्ट, अदर ऑडिटर्स, ठीक है, मटेरियलिटी लेवल सेट करना, अकाउंटिंग पॉलिसीज, सिग्निफिकेंट ऑडिट एरियाज, कोऑर्डिनेशन और ऑडिट। चलो जी ठीक है। उसके बाद है आपके पास ऐसे 315, ये वाला नाम तो अभी मतलब पर्दे में पता नहीं कितनी बार ही आने वाला है, अगले 3 टॉपिक पे ये नाम ही डाल देते हैं, आइडेंटिफाई एंड असेसिंग द रोमा। ऐसे 315 का नाम याद करते हैं, आइडेंटिफाइंग एंड असेसिंग द रिस्क ऑफ मटेरियल स्टेटमेंट थ्रू अंडरस्टैंडिंग द एंटिटी, एनवायरनमेंट एंड, नहीं होता था इंटरनल कंट्रोल, नहीं होता था, वो तो शब्दों में आ रहा है, स्टैंडर्ड के नाम में नहीं आ रहा। मतलब आईसीए वाले देख लो जो जिन्होंने स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं, या तो स्टैंडर्ड के नाम पे भी डाल ही दो एक शब्द इंटरनल कंट्रोल। इस पे आपके पास 3 चीजें आ रही थी, टू ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल, एफएस लेवल पे या असर्शन लेवल पे, वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर, बस ये याद रख लो चल जाएगा। उसके बाद होता था रोमम आपके पास 2 चीजों को लेके होती थी, या तो एफएस लेवल पे या असर्शन लेवल पे। मैंने आपको इसको ये समझाया होता है, एफएस लेवल पे वो पूरा पी&एल या बैलेंस शीट को ही खराब कर रहा है, असर्शन लेवल पे वो किसी 3 चीजों को लेके, असर्शन में किसी 3 चीजों को लेके, या जर्नल एंट्री को जिसको आप क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन बोल देते थे। अब ट्रांजैक्शन का मतलब याद रखना हमेशा जर्नल एंट्री नहीं है, ट्रांजैक्शन तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन हमने पेपर जर्नल एंट्री में सीखा था +1 में, ईच एंड एवरी ट्रांजैक्शन शुड बी रिकॉर्डेड इन क्रोनोलॉजिकल मैनर, सीखा था, जैसे जैसे ट्रांजैक्शन हो रही है वैसे वैसे रिकॉर्ड कर दो। तो उस क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन को मैं आपको समझाने के लिए बोल देता हूँ जर्नल है। दूसरा अकाउंट बैलेंस यानी कि बैलेंस शीट आइटम्स, तीसरा बैलेंस शीट के नीचे वाली आइटम्स, यानी कि देखा जाए तो 3 चीजें डाल दी उन्होंने, पहले तो बोल दिया सारी ट्रांजैक्शन, दूसरा बोल दिया अकाउंट बैलेंस। पी एंड एल आइटम का कभी बैलेंस नहीं होता,
वो उसी साल ही ट्रेडिंग या P&L में आप डाल के खत्म कर देते होते हो, उसका प्रॉफिट या नेट लॉस निकाल लेते हो। तो अकाउंट बैलेंस टेक्निकली अगर मैं बोलूं, जो चीजें आप ये फाइनल लेवल पे सीखते हो या फिर मैं कहता हूं कि +1 बेसिस पे सीखते हो, अकाउंट बैलेंसेस हमेशा बैलेंस शीट आइटम की होंगी। ऐसी शीट जिसके बैलेंसेस होते हैं, अकाउंट बैलेंस वो बैलेंस शीट हो गई, और अकाउंट बैलेंस का मतलब वही हो गया। या तीसरा होता है प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर, उसके नोट्स टू अकाउंट्स वगैरह। तो यानी कि या तो आपकी मटेरियल मिसस्टेटमेंट एज अ होल अफेक्ट करती है, या फिर इंडिविजुअल आइटम वाइज। इंडिविजुअल आइटम में 3 होते हैं, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, अकाउंट बैलेंस, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर। यही है कि आपने जो रोमम है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, एफएस लेवल पे भी आइडेंटिफाई करने हैं और असर्शन लेवल पे भी। असर्शंस के आगे बस 3 कैटेगरीज बन जाती हैं। तो असर्शंस को अगर आपने चेक करने हैं तो 3 असर्शंस होते हैं। कौन कौन से? क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन, इसकी मेमोरी टेक्निक एओसी की क्यूब, ए से एक्यूरेसी, क्या सारी ट्रांजैक्शंस एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट कर रही हैं बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कि नहीं? ओ से क्या सारी ट्रांजैक्शन सच में अकर्ड हुई है कि नहीं? सी से पहला कंप्लीटनेस, क्या सारी ट्रांजैक्शन हमने रिकॉर्ड करी है यानी कि कंप्लीट है कि नहीं? फिर सी से कट ऑफ, प्रॉपर पीरियड वाइज, 17 की 17 में, 18 की 18 में, 19 की 19 में। और तीसरा क्लासिफिकेशन, प्रॉपरली हेड बने हुए हैं, करंट एसेट, नॉन करंट, ये वो। तो ये किसका खत्म हुआ? ट्रांजैक्शन का असर्शंस खत्म हुए। अब मैं बोलना चाहता हूं पहले प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर के, एओसी स्क्वायर, और अकाउंट बैलेंस के एओसीई, ए से एलोकेशन एंड वैल्यूएशन, यानी कि सारे अकाउंट बैलेंस प्रॉपरली एलोकेट करने हैं आपने, और उसकी प्रॉपर वैल्यू होनी चाहिए, यानी कि मार्केट वैल्यू के हिसाब से करना है, ना कि अपनी मर्जी से। अच्छा, ए से हो गया, ओ से राइट्स मतलब एसेट्स, ऑब्लिगेशन मतलब यहां से पता चल गया बैलेंस शीट आइटम्स चल रही हैं। लॉजिक मैंने बता दिया कि अकाउंट बैलेंस है तो वो बैलेंसिंग आइटम्स किसकी होती है? बैलेंस शीट की। ए हो गया, ओ हो गया, सी। सेम सारी ट्रांजैक्शन, सारे अकाउंट बैलेंस को रिकॉर्ड करो। अब देखो मेरा फ्लो देखो कैसे बना हुआ है। मैं हमेशा बोलता हूँ सारी ट्रांजैक्शन। अब जब आप पढ़ क्या रहे हैं तो आपको पेपर में क्या लिखना है? ऑल अकाउंट बैलेंस। आपको ये टर्म यूज कर लेना। देखो यहाँ पे लिखा हुआ ना कंप्लीटनेस में, एसेट्स एंड लायबिलिटीज रिकॉर्डेड कंप्लीटली, जबकि मैंने आपको रिवीजन में भी ये बोला कि ऑल ट्रांजैक्शन, क्योंकि मेरा फ्लो पहले के साथ बना हुआ है। मैं पहले में तो वो हेडिंग के बाद वाली चीजें एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकियों में मैं क्या करता हूँ, सिर्फ हेडिंग ज्यादा बोलता हूँ। तो यहां से आपको ये सेंस लगानी है कि ट्रांजैक्शन कर रहे हो तो वहां पे ऊपर वर्ड ट्रांजैक्शन डालना, यहाँ पे कर रहे हो तो एसेट लायबिलिटी या फिर बैलेंस शीट डालना। तीसरे में फिर वैसे ही प्रेजेंटेशन या डिस्क्लोजर्स। ए हो गया, ओ हो गया, सी हो गया, ई एग्जिस्टेंस। पक्की बात है कि हाँ लैंड और बिल्डिंग की एग्जिस्टेंस फिजिकली है, क्रेडिटर या डेटर है कि वो सच में पैसे लेने के नहीं। उसके बाद होता था मिक्स वाला, प्रेजेंटेशन एंड डिस्क्लोजर, एओसी स्क्वायर, ए से एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन, ऊपर था एलोकेशन एंड वैल्यूएशन, यहाँ पे था एक्यूरेसी एंड वैल्यूएशन। एक पहले का उठा लिया, एक दूसरे का। तीसरे वाला कहता मैंने तो दोनों को कॉपी कर लिया, ठीक है। ए हो गया, ओ से एक पहले का एक दूसरे का, ठीक बोल रहा हूँ, एक पहले का एक दूसरे का। सी से कॉमन है, कंप्लीटनेस। फिर सी से क्लासिफिकेशन एंड अंडरस्टैंडेबिलिटी। एक उठा लिया पहले से, एक बोला चलो एक मेरी चीज भी आ गई, अंडरस्टैंडेबिलिटी। चलो जी आगे। फिर से रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, फिर से देखो वही है, ऑडिट प्रोसीजर, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर वही है ऐसे 315 में। देखो सेम है, टू आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट एफएस लेवल और असर्शन लेवल। ये 3 लाइनें मेरे को बोल के बताओ। एंटिटी, एनवायरनमेंट, इंटरनल कंट्रोल, वेदर ड्यू टू आइडेंटिफाई या असेस द रोमम। उसके बाद बोलना है टू वेदर ड्यू टू एट, यानी कि आपको जो भी रिस्क असेसमेंट करनी है कि किसी ट्रांजैक्शन में, अब जैसे मेरे को 6 में से ढूंढने हैं कौन सबसे नालायक और कौन उससे भी ज्यादा नालायक, कौन उससे भी ज्यादा होशियार वाला भी एक्सपेक्ट मत करना, 4 चैप्टर हुए। तो मुझे कहीं ना कहीं क्या देखनी पड़ेगी आपके अंदर, वीकनेसेस या स्ट्रेंथ। मेरे को पहले तो वीकनेसेस ढूंढनी पड़ेंगी, स्ट्रेंथ है तो अच्छी बात है। अगर आप अचीव करना चाहते हो कभी भी कुछ, तो अपने से ऊपर वाले को देखो, यानी कि अपनी वीकनेसेस देखो कि मैं कैसे कवर अप कर सकता हूँ। अगर आप सेटिस्फाई होना चाहते हो तो अब अपने नीचे वालों को देखो, ठीक है। तो अब मेरे को अगर आपको पास करवाना है तो मैं तो आपको ये देखूंगा ना भाई वीकनेसेस कहाँ है। जब मैंने आपका 2 दिन पहले एक ओरल टेस्ट लिया था, देख रहे थे कोई बता भी नहीं पा रहा था ओरल टेस्ट में। जब रिटन टेस्ट होता है तो उसके अकॉर्डिंग मेरे को जजमेंट करनी पड़ेगी, ठीक है। तो
यही आपको देखना है सबसे पहले, आइडेंटिफाई एंड असेस द रोमम वेदर ड्यू टू फ्रॉड और एरर एट एफएस लेवल या असर्शन लेवल, ठीक है। स्कोप ऑफ रैप, स्कोप ऑफ रैप को छोड़ दो अभी, इंक्लूजन ऑफ रैप या कंपोनेंट्स ऑफ रैप। स्कोप ऑफ रैप कुछ आएगा ना, वही 5-6 घिसी पिटी लाइनें लिख देना बस। ऑडिटर शैल ऑब्टेन द अंडरस्टैंडिंग ड्यू टू फ्रॉड एरर, ये वो ठीक है। उसके बाद है कंपोनेंट्स ऑफ रैप। कंपोनेंट ऑफ रैप में आपके पास 3 चीजें आ रही थी, क्या क्या? इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, एनालिटिकल प्रोसीजर, ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ये सेम हो गए मेथड्स टू ऑब्टेनिंग ऑडिट एविडेंस ऐसे 500 के अकॉर्डिंग। उसमें भी यही थे, उसमें 3 चीजें और थी बस, री परफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन और ऑब्जर्वेशन। अच्छा यहाँ पे ऑब्जर्वेशन है, री परफॉर्मेंस, रीकैलकुलेशन, एक और कौन सा था? एक्सटर्नल कंफर्मेशन, बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि यहाँ पे सिमिलर टॉपिक एक तो मैंने ये लिखवा दिया आपको कि कंपोनेंट ऑफ ऑडिट रिस्क में तो 3 आते हैं, कंपोनेंट ऑफ रैप में भी 3 आ रहे हैं। इसके साथ एक और सिमिलर टॉपिक आप लिख लो, है ना। ये कहां से सिमिलर टॉपिक, फिर से लिखो एक और सिमिलर टॉपिक, ऐसे 500 मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। मेथड्स टू ऑब्टेन ऑडिट एविडेंस। इंक्वायरी ऑफ मैनेजमेंट, दूसरा एनालिटिकल प्रोसीजर ऐसे 520 लग जाएगा, और तीसरा ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। इंक्वायरी करनी है मैनेजमेंट से, ठीक है। किन से पूछोगे? जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए, उनसे पूछ लो। जी है कि आपके पास रैप, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, यानी कि मैं किसी कंपनी में गया हुआ हूँ, ऑडिट कर रहा हूँ, खुद बैठ के लैपटॉप चला रहा हूँ, या फिर उनके पूरे गोडाउन में घूम रहा हूँ, या फिर उनके मैनेजमेंट से सवाल जवाब कर रहा हूँ। प्रैक्टिकल सिनेरियो यही है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, किससे आप पूछोगे? जो रिस्पॉन्सिबल है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने के लिए। क्यों? क्योंकि आप ऑडिटर जो हो ना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट के ऊपर ट्रू एंड फेयर व्यू देने के लिए हो, इसलिए आपको उसी से रिलेटेड आपको पूछना पड़ेगा। अब आपके पास इंक्वायरी आप अदर से भी पूछ सकते हो। पहले में बोला हुआ दोज रिस्पॉन्सिबल फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, यानी कि एफएस वाले। दूसरे में बोला इंक्वायरी ऑफ अदर्स। अदर्स में आपके पास 6 आ रहे थे। टीसीडब्ल्यूजी से पूछ सकते हो, या मेरे हायर लेवल ऑफ मैनेजमेंट से, उनके लेवल पे, मार्केटिंग या सेल्स वालों से, आईटी वालों से, इंटरनल ऑडिटर से, एम्प्लॉइज से, लीगल एडवाइजर, लीगल काउंसिल से, उनसे पूछ सकते हो। सर हमें क्या साथ में जो लाइनें दी हुई हैं वो भी याद करनी है? नहीं, ये 6 वर्ड याद रख लो, उसके साथ की लाइन रीड आउट तो आप करोगे ही करोगे। तो अगर आपको पूरा रट्टा नहीं बजता तो उसके साथ की मतलब वो लाइन जोड़ देना कि लीगल काउंसिल से अगर आपको इंक्वायरी करनी है तो क्या पूछोगे? कंपनी के अगेंस्ट क्या लीगल केसेस चल रहे हैं, लीगल फीसिस क्या है, ऐसे। पहला हो गया इंक्वायरी। दूसरा हो गया एनालिटिकल प्रोसीजर। एनालिटिकल प्रोसीजर में आप रेशियो, ट्रेंड एनालिसिस चेक कर रहे होते हो, या फिर जब हायर लेवल ऑफ ट्रांजैक्शन है, लार्ज वॉल्यूम ऑफ ट्रांजैक्शंस है, वहां पे आप लगा लेते हो टेस्ट चेकिंग वगैरह। तो ये आपके पास है एनालिटिकल प्रोसीजर। फाइनेंशियल डेटा की या फिर नॉन फाइनेंशियल डेटा की। फाइनेंशियल डेटा में बड़ी सारी चीजें आ जाती हैं, नॉन फाइनेंशियल डेटा में मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज वगैरह। और तीसरा आपके पास है ऑब्जर्वेशन एंड इंस्पेक्शन। ऑब्जर्वेशन आप हमेशा करते हो किसी प्रोसेस की, क्या वो प्रोसेस अच्छे से अप्लाई हुआ है और इम्प्लीमेंट हो रहा है, चल रहा है कि नहीं। और इंस्पेक्शन होती है डॉक्यूमेंट्स की, इंस्पेक्शन पेपर की, ऑब्जर्वेशन प्रोसेस की, इंक्वायरी लोगों से, एनालिटिकल प्रोसीजर, ट्रेंड एनालिसिस, फाइनेंशियल नॉन फाइनेंशियल डेटा की। उसके बाद ये पॉइंट अपने पास तीसरी बार आया था इस चैप्टर में, रिक्वायरमेंट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ 3 चीजें, ठीक है। और उसकी अंडरस्टैंडिंग आप कैसे लेते हो? सबसे पहले आप देख लो कि वो कंपनी का रेलिवेंट इंडस्ट्री, उसके ऊपर कौन से लॉ रेगुलेशन लग रहे हैं, नेचर ऑफ एंटिटी, उसके ऑपरेशंस, उसकी इन्वेस्टमेंट, ओनरशिप या फाइनेंस। उसके बाद होता था कंपनी के अकाउंटिंग पॉलिसीज या फिर उसके चेंजेस और उसके रीजंस। फिर होता था स्ट्रैटेजीज या ऑब्जेक्टिव या फिर रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ। यस देखो मुझे याद है अपने आप, क्या आपको याद था अपने आप? ठीक है, फिर से एक बार अंडरस्टैंडिंग। पहला रेलिवेंट इंडस्ट्री और उसके लॉ रेगुलेशन क्या है। दूसरा नेचर ऑफ, उसके ऑपरेशंस, उसका गवर्नेंस स्ट्रक्चर, उसके इन्वेस्टमेंट्स और उसके हाउ इट इज फाइनेंशियल स्ट्रक्चर। तीसरे में था उनकी अकाउंटिंग पॉलिसीज या उसके चेंजेस या उसके रीजंस। चौथे में आपके पास था कंपनी के ऑब्जेक्टिव्स या कंपनी की स्ट्रेटेजीज। पांचवें में था रिव्यू ऑफ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस ऑफ एंटिटी। ऐसी चीज करके आप कंपनी के उन 3 चीजों की अंडरस्टैंडिंग ले सकते हो। देखा जाए सब कुछ तो बोल दिया। अगर आप सेकंड वाले में देखोगे ना, नेचर ऑफ एंटिटी में,
और नेचर ऑफ एंटिटी में पहले 2 पॉइंट में ही सब कुछ हो जाता है, कंपनी के कामकाज क्या है और कंपनी का ओनरशिप या गवर्नेंस स्ट्रक्चर क्या है, यही तो चाहिए होता है। उसके बारे में आपको पता चल जाएगा कंपनी कैसी है। बाकी सारी चीजें तो उन्होंने, देखो ज्ञान बांटना है, ज्ञान तो सब बांटते हैं ना, पेपर में पेंसिल लेके जाना, पेन लेके जाना, स्केल लेके जाना, आधी चीजें तो आपको ऑलरेडी पता ही होती हैं। ठीक है, हर पेपर में एक लम्हा ऐसा जरूर आता है, एक पेपर ऐसा जरूर आता है जब आप क्या भूल जाते हो, अपना एडमिट कार्ड। मुझे लगता था, मैं इस चीज में ना अपने आप को बड़ा ही सियाना समझता था इस चीज में कि एडमिट कार्ड, भाई मैं एडमिट कार्ड कैसे भूल जाऊंगा, बट आई डिड दैट एंड इन दैट अटेम्प्ट आई बिकम द चार्टर्ड अकाउंटेंट। तब जब मैं भूल गया था, क्योंकि आंचल स्कूल मेरे को याद है सेक्टर 41 में था, और मेरी सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, मैं जाता टाइम से हूँ, चाहे मैं राजपुरा से पटियाला पेपर देने जाता था, चाहे चंडीगढ़ के दूर वाले सेक्टर में जाता था, मुझे होता था क्यों मैं ट्रैवलिंग में टाइम वेस्ट करूँ, या वहां पे बैठ के मैं लाइब्रेरी बैठ के पढ़ रहा हूँ या घर पे। तो मैं निकलता ही एक 30 पे एक 35 पे था। एसडी कॉलेज होता था तो मैं 5-6 मिनट पहले निकलता था, तब मैं 32 में था और 32 में पेपर थे। और जब मेरे 41 में थे तब मैं 8-10 मिनट पहले निकलता था, उतने का ही रास्ता होता था। हम पटियाला जाते थे, आधे घंटे का रास्ता, तो हम पौना घंटा पहले निकलते थे। मतलब मेरे फ्रेंड्स आ जाते थे, खड़ जाते थे घर के बाहर, बैठो, या मैं क्या अंदर आ जाओ, पहले पढ़ लो यहीं पे, वहां पे जाके कौन सी पढ़ाई होती है। तो एक बार बस लास्ट जब मैं सीए बना था उस वाले अटेम्प्ट में मैं भूल गया था एडमिट कार्ड, लेकिन भगवान कभी कभी साथ दे ही देते हैं ना, मतलब ज्यादा टाइम साथ दे ही देते हैं, तो दुकान साथ में मिल गई थी, और वो भी सस्ती। याद रखना उस टाइम पे ना एडमिट कार्ड आपको महंगा मिलता है हमेशा। एक बार इंटर में भूला था पटियाला में, वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता, वो तो मैं अटेम्प्ट में ही फेल हो गया था। एक बार इंटर में भूला था, एक बार फाइनल में। चलो जी आगे, अंडरस्टैंडिंग एक कंटिन्यू प्रोसेस है, बिल्कुल कंटिन्यू प्रोसेस है जो थ्रू आउट द ऑडिट आपका चलता रहेगा। और अंडरस्टैंडिंग में आप ऑडिट को प्लान करते हो, ठीक है, जो प्रोफेशनल जजमेंट के ऊपर बेस होती है, यानी कि आप जो भी प्लान बनाते हो ऑडिट के, आपकी प्रोफेशनल जजमेंट इन्वॉल्व होती है। फॉर एग्जाम्पल मैंने अभी अभी आपको एक केस बताया था, वोडाफोन की आपको सारी ट्रांजेक्शन आप चेक नहीं कर सकते, क्योंकि वोडाफोन की आप कहीं ना कहीं बिलिंग मैच ही नहीं कर पाओगे। कितनी बिलिंग होती होगी वोडाफोन की, कुछ पैसे के हिसाब से, कुछ नेट की, ठीक है, कुछ कॉल लॉग्स की, कुछ कैसे, आपको कैसे पता चलेगा। कई चीजें आप छोड़ोगे, या फिर कई चीजें आप क्या कर दोगे, यार अगर मेरे पास इतने सेकंड कॉल हो रखी है या इतना बिल है, तो आप मंथली तो पूरा टोटल कर लोगे, मंथली के हिसाब से सेकंड भी आप वैसे ही मान लोगे। तो जजमेंट तो आपकी इन्वॉल्व रहती है। रिस्क दैट रिक्वायर द स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन, इसमें आपके पास है रिस्क ऑफ फ्रॉड। पिछले टॉपिक और इस टॉपिक में फर्क क्या है, पिछले में ना आपको बोला गया था कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जिससे आपके रोमम या वो बढ़ जाते हैं, यहाँ पे है कि कुछ ऐसे रिस्क अब हमने बता दिए जहां पे आपको ज्यादा ध्यान देना है, अच्छी ऑडिट करनी है। अगर तो आपको वो रिस्क मिल तो गया और वो रिस्क फ्रॉड वाला था, तो भाई स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन और भी ज्यादा घूर घूर के ध्यान से चेक करना है उसको, ईच एंड एवरीथिंग। दूसरा कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ट्रांजैक्शन, अगर आपकी ट्रांजैक्शन नॉर्मल है ही नहीं, बड़े कॉम्प्लेक्स लेवल की है, मतलब आपको रिफंड ऑफ इनकम टैक्स आ गया, रिलेटेड पार्टी के साथ सेल परचेज, इतनी दिक्कत आ रही है, पता ही नहीं चल रहा ओनरशिप किसकी है। दूसरा, उसके बाद है अगर रिलेटेड पार्टी के साथ आपकी ट्रांजैक्शन है। चौथे में आपके पास है रिसेंट सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक या अकाउंटिंग या अदर डेवलपमेंट आपकी चलती है। पांचवे में अनयूजुअल ट्रांजैक्शन चलती है या फिर डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी, फॉर एग्जाम्पल प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर वारंटी, जो यहाँ पे सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है। तो यहाँ पे आपके पास क्या रहने वाले हैं, स्पेशल ऑडिट कंसिडरेशन। कितने पॉइंट्स हैं, संडे में वीकनेस में कितने पॉइंट थे, वहां पे 7 पॉइंट थे, यहाँ पे 6 थे, वहां पे कितने थे, और यहाँ पे कितने हैं, 6। पहला फ्रॉड, कॉम्प्लेक्सिटी, रिलेटेड पार्टी, सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक एंड अदर डेवलपमेंट, सब्जेक्टिविटी और अनयूजुअल ट्रांजैक्शन। उसके बाद है रिस्क, जो आपको एसपी, ठीक है, रिस्क के लिए ना स्टैंडर्ड सब्सटैंटिव प्रोसीजर सारे आपको ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं, ना कि रैप ना कि फैप, है ना, दोनों को इकट्ठे करोगे। क्या मेरे को अगर रिवीजन करनी हो तो मैं रिवीजन कर सकता हूँ, कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं किसको, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर को भी, फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को भी। एरिया सीआईएस एनवायरनमेंट के, एरियाज क्या चेक करने हैं आपको, सीआईएस एनवायरनमेंट के। टोटल 5 पॉइंट थे या 6, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट। देखो इनके मीनिंग मुझसे एक्सपेक्ट मत करना, जहाँ पे कंप्यूटर वाले आ जाएंगे ना थोड़ा सा हाथ टाइट है। तीसरा, ऑपरेशन इंक्लूडिंग द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा, ये आसान है समझने के लिए।
चौथा फिजिकल सिक्योरिटी, बड़ा आसान है। पांचवा कंट्रोल ओवर द एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड सीएएस यूटिलिटी। एरियाज जो सीआईएस में चेक करने हैं, फिर से पहला प्रोग्राम मेंटेनेंस, प्रोग्राम डेवलपमेंट एंड मेंटेनेंस, मतलब कि अब जैसे मेरे को वेबसाइट बनवानी है तो किसने डेवलप करी, प्रोग्राम डेवलपमेंट ऑफ मेंटेनेंस। दूसरा सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट, सिस्टम सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तीसरा ऑपरेशंस इंक्लूडिंग द, चौथा फिजिकल सीएएस सिक्योरिटी। पांचवा कंट्रोल ओवर द एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड यूटिलिटी। इतना भी याद कर लेना, कंट्रोल ओवर द एक्सेस टू स्पेशलाइज्ड सीएस यूटिलिटी। पांच एक बार खुद बोलो, ऐसे नहीं आपको पता है ना, मैं मेरी आदत क्या है, पहले क्वेश्चन बोलो। सीएस इन्वायरमेंट के एरियाज, पहला तीसरा चौथा चार्जर तो अपने लगाया सीधा मैं चार्जर देख दो। नेक्स्ट आपके पास क्या है, इंटरनल कंट्रोल। तो यानी कि रिस्क असेसमेंट हमारा क्या था, बिल्कुल। तो रिस्क असेसमेंट देखा जाए इतना बहुत अच्छा था। उसके बाद इंटरनल कंट्रोल और भी अच्छा। इंटरनल कंट्रोल की सबसे पहले आपके पास थी डेफिनेशन, ठीक है। ऐसे कौन सा लग रहा है, फिर से 315, यानी कि वही की वही कहानी चलती आ रही है। तो इंटरनल कंट्रोल ऐसे 315, प्रोसेस डिजाइन मेंटेन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय to provide the reasonable assurance about the चार objectives। पहला इसके बाद है reliability of financial reporting, safeguarding of asset, compliance with applicable laws and regulation, effectiveness and efficiency of operations। फिर से एक बार एस से 315 इंटरनल कंट्रोल की डेफिनेशन, द प्रोसेस डिजाइन मेंटेन एंड इम्प्लीमेंटेड बाय द TCWG मैनेजमेंट एंड अदर पर्सनल to provide the reasonable assurance about the achievement of four objectives। पहला reliability of financial reporting, दूसरा safeguarding of asset, तीसरा effectiveness and efficiency of operations, और चौथा compliance of applicable laws and regulation। ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल कंट्रोल हम लगाते क्यों, सबसे पहला सारी चीजें मैनेजमेंट के ऑथराइजेशन के हिसाब से चले, करेक्ट अमाउंट करेक्ट अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करना, सेफ गार्डिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, और रिकॉर्डेड एसेट को कंपेयर किया जा सके अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन पे इन द प्रॉपर एट द प्रॉपर इंटरवल। फिर से ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल क्या पेपर में आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट, बिल्कुल आ सकता है ऑब्जेक्टिव ऑफ इंटरनल कंट्रोल। सबसे पहला ऐसे 315 बोलोगे आप, 315 के बाद आप ये बोलोगे पहला पॉइंट मैनेजमेंट की ऑथराइजेशन के हिसाब से सारी ट्रांजैक्शन होनी चाहिए, प्रॉपर अमाउंट में प्रॉपर अकाउंट में सारी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने, तीसरा सेफ गार्डिंग फ्रॉम अनऑथराइज्ड एक्सेस, और चौथा आपके पास है रिकॉर्डेड एसेट को एग्जिस्टिंग एसेट के साथ एप्रोप्रिएट इंटरवल पे कंपेयर करते चले जाओ। बेनिफिट ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंटरनल कंट्रोल, एक तो आइडेंटिफाई कर सकते हो सारी पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाई फैक्टर कर सकते हो जिससे वो रिस्क हुआ है, और तीसरा एंटी ऑफ फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को। तीन क्या क्या बेनिफिट आपके पास हैं, सबसे पहला था पोटेंशियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाती है, रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आइडेंटिफाई हो जाता है। तो अगर आप इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें, शॉर्ट फॉर्म में आइडेंटिफाई ऑफ एमएमएस मिसस्टेटमेंट्स, एमएस हो गया ना, खाली एमएस, आइडेंटिफाई ऑफ एमएस
दूसरे में आइडेंटिफाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ रोमन, और तीसरे में एंटी ऑफ फैक्ट। आइडेंटिफाई ऑफ मिसस्टेटमेंट, आइडेंटिफाई ऑफ फैक्टर्स ऑफ रोमम, और तीसरे में आपके पास है एंटी ऑफ कंपोनेंट्स ऑफ इंटरनल कंट्रोल। पहला कंट्रोल इन्वायरमेंट, एंटिटीज रैप। एंटिटी रैप या रैप कोई अलग अलग चीज थी? यस, याद है, बड़ी डिटेल में बताया था। एंटिटी का रैप है ये, ऑडिटर का रैप नहीं है। वैसे तो आप पूरे चैप्टर में पढ़ते हैं ऑडिटर का रैप, ऑडिटर विल असेस द या ऑडिटर विल अप्लाई द रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। यहाँ पे एंटिटी का रैप था, उससे पहले एंटिटी भी प्रोसेस या प्रोसीजर अप्लाई करती है रिस्क असेस करने के लिए। तीसरा आपके पास था इंफॉर्मेशन सिस्टम से रिलेटेड, चौथा था कंट्रोल एक्टिविटी, पांचवा था मॉनिटरिंग। तो कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या होता था, कंपनी में माहौल कैसा है, कंपनी में क्या ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर है, क्या कंपनी में कल्चर ऑनेस्टी का और एथिकल बिहेवियर का है कि नहीं, याद रह जाएगा। कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब कंपनी में कल्चर ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर का है या नहीं है, ऑडिटर को ये पहले चेकआउट करना है। सारी कंपनीज में होता है ऑनेस्टी और एथिकल बिहेवियर का। सर आप आगे चलो ना, सारी कंपनियों में, ठीक है आगे चलते हैं। कंट्रोल इन्वायरमेंट में क्या क्या इंक्लूड होता है, सबसे पहला गवर्नेंस या मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोल इन्वायरमेंट यानी मैं देखने जा रहा हूँ कि कंपनी का माहौल कैसा है, ऑनेस्टी या दूसरा वर्ड क्या था, एथिकल। ऑनेस्टी और एथिकल का कल्चर है कि नहीं, तो मेरे को उसके लिए क्या देखना है, गवर्नेंस या मैनेजमेंट फंक्शन की कंपनी में कैसी अथॉरिटीज हैं। दूसरा क्या, टीसीडब्ल्यूजी के एटीट्यूड, अवेयरनेस और उसके एक्शंस। फिर से एक बार मैं बोलूंगा, टॉपिक का नाम चल रहा है कंपोनेंट ऑफ इंटरनल कंट्रोल, ऐसे 315। इसका पहला पॉइंट निकल के आ रहा है कंट्रोल इन्वायरमेंट। कंट्रोल इन्वायरमेंट मतलब कल्चर ऑफ ऑनेस्टी एंड एथिकल इन द एंटिटी। उसके बीच में मैं और क्या देख रहा हूँ, मैनेजमेंट फंक्शन या ऑर्गेनाइजेशनल गवर्नेंस। मैनेजमेंट या आप इसमें ऑर्गेनाइजेशनल वर्ड भी जोड़ सकते हो, तो गवर्नेंस या फिर मैनेजमेंट फंक्शन देख रहा हूँ, या फिर एटीट्यूड, अवेयरनेस या एक्शन ऑफ टीसीडब्ल्यूजी। एलिमेंट्स क्या है इंटरनल कंट्रोल इन्वायरमेंट के, कम्युनिकेशन करनी है, कमिटमेंट टू कॉम्पिटेंस, पार्टिसिपेशन बाय टीसीडब्ल्यूजी, मैनेजमेंट फिलोसफी एंड ऑपरेटिंग स्टाइल, ये आपको खुद याद करना है। उसके बाद है एंटिटीज रैप। यहाँ पे मैंने आपको लिखवाया था ये कंपनी का खुद का रैप है। जैसे कंपनी ने इंटरनल कंट्रोल लगाए, पहले तो खुद ही असेस करो भाई, तो रिस्क असेसमेंट प्रोसेस। अदरवाइज क्या आ रहा था, उस दिन हमने यहाँ पे फंसाया था आपको, वहां पे क्या था, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। पहली बात क्या निकल रही है, रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर। पूरी ऑडिट में वही चलता है, यानी कि वो ऑडिटर का है। रिस्क असेसमेंट प्रोसेस ये किसका होगा, एंटिटी का। तो अब ऑडिटर ने देखना है क्या कंपनी वालों ने खुद रैप लगाया था कि नहीं। करने तो ऑडिट ही गए हैं ना, तो ऑडिटर ने क्या देखना है कि कंपनी वालों से पूछेगा कि जो जो वीकनेसेस मुझे मिल रही हैं, क्या आपने इनको ढूंढने का पहले कोई प्रयास किया था कि नहीं किया था, या पिछली ऑडिट में भी तो मैं आपको बोल के गया था। तो ऑडिटर देख रहा है किसको, कंपनी को, कि क्या आपने अपना रैप लगाया था, उसके लिए क्या एंटिटी में प्रोसेस है, आप अपने बिजनेस रिस्क को कैसे आइडेंटिफाई करते हो। कौन किसको बोल रहा है, ऑडिटर, कि आप अपने रिस्क कैसे आइडेंटिफाई करते हो, क्या वो रिस्क सिग्निफिकेंट है कि नहीं, क्या उसके अगर लाइकलीहुड होने के चांसेस हैं, बाय चांस अगर आपका वो रिस्क अभी नहीं निकला, कोई फैक्टर मिल गई, तो उसके लाइकलीहुड फ्यूचर में होने के, फिर आप क्या एक्शन लेते हो उसको सोल्व आउट या एड्रेस करने के। एंटिटी का रैप कौन लगाता है, तो इसमें ऑडिटर ने कैसे चेक करना है, इसमें ऑडिटर देखेगा क्या कंपनी के अंदर प्रोसेस है आइडेंटिफिकेशन ऑफ रिस्क का। दूसरा कि वो रिस्क सिग्निफिकेंट है या नहीं है। तीसरा लाइकलीहुड ऑफ अकरेंस ऑफ दैट रिस्क, और चौथा एक्शन। उसके बाद इंफॉर्मेशन सिस्टम एंड इट्स रिलेटेड बिजनेस प्रोसेस। क्या क्लास ऑफ ट्रांजैक्शंस आप रिकॉर्ड करते होते हो अपने सिस्टम वगैरह में, उनको सारी ट्रांजैक्शन को कैसे इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस या करेक्ट करते हो जरूरत के टाइम पे। क्या सारे रिलेटेड अकाउंटिंग या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स आपके पास इन्वॉल्व हैं जो आपने अपने CIS यानी कंप्यूटर में एंट्रीज चढ़ा दी। चौथे में आपको बोला गया क्या आपके इंफॉर्मेशन सिस्टम कैप्चर कर लेते हैं सारी सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को। पांचवें आपके पास है फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस, आप कैसा यूज करते हो। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस में भी तो आपके कंप्यूटर में डेटा बना होना चाहिए ना। और उसके बाद क्या कंट्रोल है, ये 6 वर्ड याद करो, हो गए ये पॉइंट याद। इंफॉर्मेशन सिस्टम वाले सबसे पहला क्या था, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन जो सिग्निफिकेंट है। उसके बाद आपके पास आ रहा था कैसे इनिशिएट, रिकॉर्ड, प्रोसेस या करेक्ट वगैरह करते हो एज नेसेसरी। तीसरे में था क्या रिलेटेड इंफॉर्मेशन या सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल है कि नहीं।
फोर्थ में था इन्फॉर्मेशन सिस्टम सिग्निफिकेंट ट्रांजैक्शन को कैसे कैप्चर करता है, कुछ बोल्ड में दिखा दे या पॉपअप जनरेट कर दे। फाइनेंशियल रिपोर्टिंग प्रोसेस कैसा है, और लास्ट में जर्नल एंट्रीज। कंट्रोल एक्टिविटी का मतलब क्या था, जब आपको एक्शंस लेने हैं। ऑडिटर यहाँ पे क्या अंडरस्टैंडिंग लेगा, क्या कंट्रोल एक्टिविटी जरूरी है कि नहीं। आपने इंटरनल कंट्रोल तो लगाया हुआ है, क्या मेरे को उसको सुधारने की जरूरत है, तो क्या पहले में अंडरस्टैंडिंग लेंगे कंट्रोल एक्टिविटी की जो जरूरी है। फिर बोल रहे हैं क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन के लिए, अकाउंट बैलेंस के लिए, मतलब 3 असर्शंस के लिए आपकी क्या कंट्रोल एक्टिविटी हो सकते हैं। कंट्रोल एक्टिविटी का ये मीनिंग था, क्या होती है ये पॉलिसीज या प्रोसीजर होती हैं जो देखते हैं कि मैनेजमेंट की डायरेक्शन कैरी आउट हो रही है कि नहीं। और इसके बाद आपके पास एग्जांपल थी कि कंट्रोल एक्टिविटी में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। ऑथराइजेशन, मैं ऑथराइज करूंगा तब जाके आप परचेज करके आना बाहर से। दूसरा परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, फिजिकली कंट्रोल सिस्टम या सैग्रिफिकेशन ऑफ ड्यूटीज। कंट्रोल एक्टिविटी में पहला पॉइंट क्या जरूरी है कि नहीं। दूसरे में तीनों असर्शन के लिए कंट्रोल एक्टिविटी लगा सकते हो। कौन से 3 असर्शन होते हैं, अकाउंट बैलेंस, क्लास ऑफ ट्रांजैक्शन और प्रेजेंटेशन डिस्क्लोजर। उसके बाद बोला गया कंट्रोल एक्टिविटी क्या है, सारी पॉलिसीज या प्रोसीजर्स होती हैं जिससे मैनेजमेंट की डायरेक्शंस कैरिड आउट करते हो। आगे एग्जांपल थी ऑथराइजेशन, परफॉर्मेंस रिव्यू, इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग, कंट्रोल सिस्टम, सेग्रीगेशन ऑफ ड्यूटीज। मॉनिटरिंग ऑफ कंट्रोल में वही रिपीट था इसको लेके। उसके बाद आपके पास एक था अगर इंटरनल कंट्रोल में मटेरियल वीकनेसेस आ जाती हैं, मटेरियल वीकनेस अराइज इन द इंटरनल कंट्रोल, तो सबसे पहले तो इफेक्ट को इवेलुएट करो, इफेक्ट्स को इवेलुएट करो और कम्युनिकेट कर दो किसको, टीसीडब्ल्यूजी और मैनेजमेंट को। तो इशू करनी है वो एप्रोप्रिएट होनी चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब ठीक, मतलब कि सूर्यवंशम के अमिताभ बच्चन की तरह, सिर्फ हीरा लाल के साथ आपको वो दगाबाजी नहीं करनी, वैसे सब कुछ ठीक। ऐसे 320 मटेरियलिटी इन प्लानिंग ऑफ ऑडिट ऑफ एफएस। मटेरियलिटी का मीनिंग आपने कल देखा था क्या था, ऑडिटर को 320 के हिसाब से मटेरियलिटी डिसाइड करनी चाहिए। हर वो आइटम मटेरियल है, हर वो ट्रांजैक्शन मटेरियल है जिससे यूजर का इकोनॉमिक डिसीजन अफेक्ट होता हो। 2 पॉइंट हो गए। तीसरा मटेरियलिटी इस हिसाब से डिसाइड करना, ट्रू एंड फेयर व्यू डिसाइड कर सको। मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट है। प्रीलिमिनरी असेसमेंट ऑफ मटेरियलिटी, क्या डिसाइड करेगी कि क्या आइटम मेरे को एग्जामिन करनी है, क्या मेरे को टेस्टिंग करनी है, क्या मेरे को सैंपलिंग करनी है कि नहीं। 5 पॉइंट तो मेरे को याद हो गए। पहला पॉइंट है मटेरियलिटी का एसए कौन सा एसए होता था 320, वो क्या कहता था, ऑडिटर शुड कंसीडर द मटेरियलिटी इन प्लानिंग एंड ऑडिट ऑफ एफएस। पॉइंट नंबर 2, हर वो आइटम मटेरियल है जो यूजर के इकोनॉमिक डिसीजन को अफेक्ट करता है। पॉइंट नंबर 3, मटेरियलिटी इस हिसाब से डिसाइड करो ट्रू एंड फेयर व्यू निकाल सको। मटेरियलिटी फिक्स्ड है या प्रोफेशनल जजमेंट के अकॉर्डिंग है। और उसके बाद था वो प्रीलिमिनरी असेसमेंट करके रखो, क्या आइटम आपको एग्जामिन करनी है, सैंपलिंग करनी है कि नहीं। उसके बाद मटेरियलिटी प्लानिंग के टाइम पे अलग हो सकता है, परफॉर्मेंस के टाइम पे अलग हो सकता है। अगर आपके कोई एविडेंसेस या मैनेजमेंट या कोई पॉइंट्स भी अगर आपके डिफर हो सकते हैं तब भी आपकी मटेरियलिटी डिफरेंट रहने वाली है। मैटर ऑफ प्रोफेशनल जजमेंट में हमारा पास मेन ये था कि जिस हिसाब से मटेरियलिटी डिसाइड करोगे ना, ये सोच के डिसाइड करना कि यूजर को छोटी मोटी नॉलेज है पड़ी, क्या की नॉलेज, पहली कि वो बिजनेस की उसके पास छोटी मोटी नॉलेज है, वो समझता है, एफएस की छोटी मोटी टर्म्स वो समझता है, इनहेरेंट लिमिटेशंस क्या जुड़ी हुई हैं, अनसर्टेनिटीज क्या जुड़ी हुई हैं वो भी वो समझता है, और इकोनॉमिक डिसीजंस को भी। मतलब आपने मटेरियलिटी इस हिसाब से डिसाइड करनी है कि यूजर ये 4 चीजें समझ सके। पहली कि उसको बिजनेस की नॉलेज है पड़ी, एफएस की छोटे मोटे टर्म समझ लेता होता है, अनसर्टेनिटी क्या है उसको भी वो समझता है, और इकोनॉमिक डिसीजन को भी। फैक्टर क्या इन्फ्लुएंस करते थे मटेरियलिटी को, मतलब मटेरियलिटी डिसाइड करते हुए सबसे पहला लीगल एंड रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट क्या है वो आप ध्यान में रख के चलना। कौन ध्यान में रख के चलेगा, या मैनेजमेंट, ऑडिटर। दूसरा क्या सिग्निफिकेंट बेयरिंग हो सकती है एफएस के ऊपर उस चीज को लेके, और इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंस या रिलेशनशिप को भी ध्यान में रखना है, यानी कि सारे डेटर क्रेडिटर के बैलेंस को, कैश के बैलेंस को भी ध्यान में रखना है। क्या 3 चीजें थी, लीगल या रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट, उसकी कंप्लायंसेस नॉन कंप्लायंसेस को, सिग्निफिकेंट बियर फाइनेंशियल स्टेटमेंट की क्या है, और तीसरा इंडिविजुअल अकाउंट बैलेंसेस वगैरह को। पीएम क्या था, पीएम तो बहुत ही खतरनाक था, है ना। पीएम इज लेस देन एम, ठीक है। इस हिसाब से डिसाइड करो कि पीएम का टोटल, पीएम 2 चीजों को मिला के बना हुआ था, अनकोरेक्टेड या अनडिटेक्टेड एमएमएस। इस हिसाब से करो कि प्रोबेबिलिटी कम हो जाए कि ये मटेरियलिटी को एक्सीड कर जाए, यानी कि पीएम शुड ऑलवेज बी लेस देन मटेरियलिटी।
ठीक है, पीएम शुड ऑलवेज बी लेस देन एम। पीएम का मतलब क्या है, अनकोरेक्टेड या अनडिटेक्टेड एमएमएस। तो ये कभी भी मटेरियलिटी को क्रॉस ना करें, यानी कि इतनी तक गलतियां आप बर्दाश्त कर लोगे। उसके बाद आपके पास था क्या, रिवीजन कर सकते हैं आप मटेरियलिटी में? बिल्कुल कर सकते हैं। कब? जब चेंज इन सर्कमस्टांसेस हो, जब आपको न्यू इंफॉर्मेशन मिल रही हो, या लोअर लेवल ऑफ फॉर द एफएस इज एप्रोप्रिएट। जब आपको पता है कि लोअर मटेरियलिटी लेवल ही चल जाएगा, तब भी आप ये चीज कर सकते हो जो आपने पहले डिसाइड करी हो। उसके बाद आपके पास डॉक्यूमेंटेशन को छोड़ देते हैं। बेंचमार्क। बेंचमार्क का मतलब क्या होता है, कोई स्टैंडर्ड सेट कर देना जिसके हिसाब से आप मटेरियलिटी डिसाइड करते हो। हमने कल बेंचमार्क देखा था नेट प्रॉफिट, उसकी एक फिगर निकाल ली, वो आपका मटेरियलिटी लेवल सेट हो गया। तो यानी कि बेंचमार्क का मतलब होता है जिस पॉइंट ऑफ व्यू से या जहां से आप मटेरियलिटी लेवल को सेट करते हो, हर वो चीज बेंचमार्क है। जैसे कि प्रॉफिट, सेल, कैश का बैलेंस, स्टॉक का बैलेंस, उसके फैक्टर्स से वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहला उसका फैक्टर था फाइनेंशियल स्टेटमेंट के एलिमेंट्स में से चूज करने, यूजर्स की अटेंशन मतलब चली जाए उस पे, उसको समझते हो, नेचर ऑफ एंटिटी, उसका लाइफ साइकिल, उसका इकोनॉमिक इन्वायरमेंट, और लास्ट है ओनरशिप स्ट्रक्चर क्या है कंपनी का, और वोलेटिलिटी क्या है उस आइटम की। अब मेरा आपके पास एक होमवर्क देता हूँ मैं आपको, एक छोटा सा क्लास का वर्क। ये फैक्टर्स की मेरे को कोई मेमोरी टेक्निक बना के दिखाना, कोई बनाओ अपना, कोई गाना बना लो, कोई वैसे शब्द बना लो जो आपका मन करे। और इसी के साथ फैक्टर के साथ अपना चैप्टर नंबर 2 की रिवीजन खत्म होती है। ओवी फैन। ओवी फैन। ओवी फैन, वो फैन बढ़िया है। ओवी फैन। वो फैन, अब वो मानेगा थोड़ी। वो क्या दिन थे वो भी, क्या पंखे थे वो भी, तो ऐसे याद करना है। क्या दिन थे वो भी जब हम आईटी करते थे, है ना। वो पंखे, वो से मेरे को बता भी तो क्या है, वी से वोलेटिलिटी, ओ से ओनरशिप स्ट्रक्चर, वो फैन, एफ से फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए से अटेंशन। वाह क्या मेमोरी टेक्निक आपने बनाई। मुझे पता था आप लोग, टैलेंट तो छुपा हुआ है। जाके फेस्ट में पार्टिसिपेट करो, 12 तारीख को फेस्ट है, 27 तारीख को ऑडिशंस है। तो जिस जिसकी क्लासेस कम चल रही है, जाओ सिंगिंग डांसिंग कुछ तो करो। तो अब हम इसकी मेमोरी टेक्निक बनाने वाले हैं। वो दिन, ये डब्ल्यू से नहीं है ना, वो फैन जहां से हवा आती थी, वो फैन जो हवा देता था। वो मेरा बेंचमार्क सेट कर देता था ना, वो फैन। हाँ, वैसा कोई फैन नहीं है। तो वी से वैसा कोई फैन नहीं आया। वी से आपके पास आया वोलेटिलिटी, ओ से आपके पास आया ओनरशिप स्ट्रक्चर, एफ से आपके पास आया फाइनेंशियल स्टेटमेंट, ए से आया अटेंशन ऑफ यूजर, एन से आया नेचर ऑफ एंटिटी। वो फैन जो बेंचमार्क सेट सेट करता